नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तृतीय सेमेस्टर 2016 के जो प्रथम प्रश्न पत्र है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, तो इसका जो पूरा 2016 में जो पेपर आया था वो मैं कराने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं 2016 से 2024 तक के सारे क्वेश्चंस आंसर सहित अच्छे से कराऊंगा। ये दोस्तों बुक है यूथ की, उसी में प्रीवियस ईयर के 2016 से 2024 के बीच के प्रश्न पत्र दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के। तो आप लोग इसको देख सकते हैं और डायरेक्ट एग्जाम में जाकर इनसे क्वेश्चन सीधे आपको मिलेंगे और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप इतना ही कर लीजिएगा, बस उसी से काम हो जाएगा। और ये मैं आप लोगों को आसान और सरल हिंदी भाषा में समझाऊँगा अच्छे से, ताकि आप इन्हें आसानी से याद कर सकें और परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। तो दोस्तों, इसमें दिया हुआ है शैक्षिक मूल्यांकन। तो शैक्षिक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? तो शैक्षिक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों को सीखने की प्रगति, व्यवहार, ज्ञान और उनका कौशल को मापने व आंकने का कार्य किया जाता है। इससे शिक्षक को यह पता चलता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा और आगे क्या सुधार कर सकता है। और यदि क्रियात्मक शोध की बात की जाए तो क्रियात्मक शोध एक प्रकार का शोध है जिसे शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को सुधारने के लिए स्वयं करते हैं। इसमें किसी समस्या की पहचान की जाती है, फिर उसके समाधान के लिए कदम उठाए जाते हैं, है ना। यह शिक्षकों के लिए, और परिणाम का मूल्यांकन किया जाता है। और यदि शैक्षिक नवाचार की बात करें, नवाचार की, तो ये क्या है शैक्षिक नवाचार? तो शैक्षिक नवाचार दोस्तों, इसका अर्थ होगा कि शैक्षिक नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में नए विचार, तकनीक या विचारों का प्रयोग करना, ताकि शिक्षा को और अधिक रोचक, प्रभावी और उपयोगी बनाया जा सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हाँ, कोई भी स्टूडेंट यदि डीएलएड कर रहा हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, तो ये क्लास उसको आप लोग भेज सकते हैं और आप कहीं भी हों पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है, मतलब यह परिभाषा किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। क्रॉनबेक के अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन क्या होता है? मतलब मापन से क्या समझते हैं आप लोग? तो किसी को भी पता हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। तो मापन एक तरह का मात्रात्मक होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यापक मूल्यांकन द्वारा। तो मूल्यांकन आप किस प्रकार कर सकते हैं? तो जो मूल्यांकन के प्रकार होते हैं तो वो तीन प्रकार से किया जा सकता है। पहला है पूर्व मूल्यांकन, प्री असेसमेंट, और दूसरा है आकस्मिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और तीसरा है अंतिम मूल्यांकन, सबमेटिव असेसमेंट। तो पहला होगा जो, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है पेपर में, तो आराम से आप सुनेंगे, आसानी से रिलैक्स हो गए तो ये आपको समझ में आएगा। यदि पूर्व मूल्यांकन की बात करें, प्री असेसमेंट की, तो इसमें क्या होता है कि पढ़ाई शुरू करने से पहले विद्यार्थी की स्थिति जानी जाती है, किसी भी तरह या टेस्ट लेकर या और भी कोई तरीका, या उससे बात करके।
और दूसरा आकस्मिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको कहा जाता है। ये दोस्तों पढ़ाई के दौरान इसकी मतलब मापा जाता है, ये मूल्यांकन किया जाता है। और तीसरा अंतिम मूल्यांकन, सबमेटिव असेसमेंट जिसको कहा जाता है। तो ये दोस्तों कोर्स के अंत में, ये मान लो कि जैसे लास्ट में पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, वही मान लो इसको, सेम वही है। तो दोस्तों 3 प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर पे चलेंगे। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक पक्ष। तो ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है। तो इस अभी मैंने जस्ट ही बताया दोस्तों, ऑप्शन सी, वार्षिक मूल्यांकन। वार्षिक मूल्यांकन कह सकते हैं, अंतिम मूल्यांकन कह सकते हैं। तो ये अंत में किया जाता है। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कठोरता। अंतिम उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, कठोरता नहीं है। बाकी वैधता हो जाएगी, वस्तुनिष्ठा हो जाएगी, विश्वसनीयता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मौखिक मूल्यांकन। यानी अभी मैंने बताया पूर्व मूल्यांकन, प्री असेसमेंट। यह पढ़ाई शुरू करने से पहले विद्यार्थी की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भावात्मक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट का संबंध है। तो इसका संबंध है प्रश्न निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपचारात्मक शिक्षण। यानी कि छात्रों की त्रुटियों को जानना और उन्हें दूर करना। मान लीजिए आपने टेस्ट लिया कोई भी, और उसमें कापी आपने चेक की, तो उसमें देखेंगे कि किस छात्र ने क्या उसमें गलती की है, फिर उसको आप दूर करेंगे, उसको बताएंगे। तो इसको बोला जाता है उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है रॉस का। ये कथन भी पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। तो बचाव जो है तो निदान का उच्चतम स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग था। तो ये दोस्तों स्टीफन एम कोने ने किया था। तो शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग स्टीफन एम कोने ने किया था दोस्तों। तो ये रहे बहुविकल्पी प्रश्न, देख सकते हो आप लोग। दो प्रश्न और हैं बहुविकल्पी के, तो इनको भी कर लेते हैं। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रियात्मक शोध। तो दोस्तों कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु वाला शोध क्रियात्मक शोध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। तो इसके 4 पक्ष होते हैं। तो दोस्तों अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न 15वां, अभी मैंने डिस्कस किया था कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। तो इसमें 4 दिया हुआ है, 3 दिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों की पक्ष 4 होते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए, यदि 3 दिया होता है इसमें कि ऑप्शन 3 मतलब, तो वो 3 सही हो जाता। वो क्यों सही हो जाता कि यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता कि शैक्षिक उद्देश्यों के शैक्षिक उद्देश्य जो होते हैं वो ब्लूम के अनुसार
प्रश्नों के कितने पक्ष होते हैं, तो फिर उसका आंसर 3 हो जाता। तो चलिए समझते हैं कि शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के 3 पक्ष माने जाते हैं। वो क्यों माने जाते हैं? वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर माने जाते हैं। जो ब्लूम थे उन्होंने इसके 3 पक्ष बताए थे। तो वो कौन कौन थे 3 पक्ष? तो वो पहला पक्ष था संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन जिसको बोला जाता है। तो ये संज्ञानात्मक पक्ष जो कॉग्निटिव डोमेन होता है, यह ज्ञान और समझ से जुड़ा होता है। उदाहरण मतलब तथ्य याद करना किसी के बारे में, या परिभाषा बताना उसकी, कारण बताना या तुलना करना। और दूसरा हो जाएगा भावात्मक पक्ष यानी अफेक्टिव डोमेन। यह भावना, रुचि, दृष्टिकोण और मूल से जुड़ा होता है, भावात्मक जो पक्ष होता है। उदाहरण मान लीजिए किसी विषय में रुचि लेना। विषय से मतलब पढ़ाई से मतलब नहीं है कि पढ़ाई में, किसी को क्रिकेट में रुचि है, किसी को फुटबॉल में रुचि है, किसी को मूवी देखने में रुचि है, किसी को गाना सुनने में, वगैरह वगैरह। और सहयोग करना या नैतिक मूल्यों को अपनाना, ये सारी चीज़ें भावात्मक पक्ष से जुड़ी हुई होती हैं। और तीसरा हो जाएगा क्रियात्मक या मनोगतिविधि पक्ष, इसको बोला जाता है साइकोमोटर डोमेन। तो दोस्तों ये कौशल और शारीरिक क्रियाओं से जुड़ा होता है, साइकोमोटर डोमेन जिसको बोला जाता है। यानी कि प्रयोग करना, चित्र बनाना, उपकरण का प्रयोग करना या खेल की तकनीक अपनाना आदि इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो दोस्तों समझ गए, मैंने आराम से विस्तार से अच्छे से समझाया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। शैक्षिक उद्देश्य ब्लूम के अनुसार यदि पूछे कि कितने पक्ष होते हैं तो आपको 3 बताने हैं। पहला संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। ठीक। फिर भी यदि आपको कोई डाउट बचता है तो आप नो डाउट कमेंट करिए, मैं बताऊंगा अच्छे से। ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी प्रश्न आ गए। 15 जो ऑब्जेक्टिव थे वो हो गए हैं। अब अति लघु उत्तरी शुरू करते हैं। तो चलिए, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो मूल्यांकन विशिष्ट परिवर्तनों का एक मात्रात्मक और गुणात्मक अनुमान है। प्रश्न नंबर 16। तो दोस्तों चलिए मूल्यांकन के बारे में समझते हैं कि मूल्यांकन क्या है, सरल भाषा में, आसान और सरल भाषा में। तो दोस्तों मूल्यांकन का मतलब होता है कि विद्यार्थी के ज्ञान, कौशल और उसका व्यवहार और दृष्टिकोण, यानी कि वो किस तरह सोचता है, और प्रगति को मापना कि वह प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। यह देखना कि उसने निर्धारित जो लक्ष्य हैं वो कितनी हद तक प्राप्त किया है। तो कक्षा में या अध्यापक करते हैं विद्यार्थियों को, तो आप आसान भाषा में ये लिख सकते हैं। बाकी ये दी हुई है परिभाषा, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं यदि आप याद कर पाएँ। मूल्यांकन विशिष्ट परिवर्तनों का एक मात्रात्मक और गुणात्मक अनुमान है, ये भी आप लिख सकते हैं। बाकी जो मैंने बताया आसान भाषा में, तो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? तो शैक्षिक मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न अंगों की उपयोगिता, शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न व्यक्तियों क्रियाओं की उपयोगिता और छात्रों की बुद्धि, इंटेलिजेंस, रुचि, अभिव्यक्ति, अभिक्षमता, व्यक्तित्व व शैक्षिक उपलब्धियों आदि को निश्चित मानकों के आधार पर देखा या परखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो परीक्षण वह एक प्रक्रिया या प्रणाली है जिसका उपयोग विशेषताओं या समस्याओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हो इसमें परीक्षण के बारे में। फिर भी यदि आपको कोई भी, मान लो ये बुक में दी हुई है कोई भी परिभाषा, कोई भी शब्द, हालांकि कुछ वर्ड हार्ड भी हैं,
तो उसमें से यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये वर्ड हार्ड है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि सर ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा, इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं एक दूसरा वीडियो बना के वो जो वर्ड हैं उनको मैं एक वीडियो में अच्छे से, आसानी से और सरल भाषा में समझा दूंगा। तो आप लोगों को क्या होगी, एग्ज़ाम में आसानी रहेगी लिखने में, कॉपी लिखने में, है ना। तो चलिए 19वां क्वेश्चन। तो दोस्तों मूल्यांकन के जो प्रमुख दो पक्ष हैं, तो पहला हो जाएगा मात्रात्मक पक्ष और दूसरा हो जाएगा भावात्मक पक्ष। ठीक, तो मात्रात्मक पक्ष क्या होगा, इसमें आप ये अभी आते लघु उत्तरी में तो आपको इतना ही लिखना है। यदि यही उसमें पूछ लिया जाए लघु उत्तरी में, तो आप कैसे लिखेंगे। तो मात्रात्मक पक्ष के बारे में, तो मात्रात्मक पक्ष क्या होता है, मतलब इसमें हम किसी चीज़ को संख्या, आंकड़ों या माप के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे कि इसमें गिनती, किसी चीज़ की गिनती कर सकते हो, माप कर सकते हो, समय, लंबाई, वजन, अंक आदि शामिल होते हैं। मान लीजिए 100 अंक का पेपर है, आप कितने नंबर ला रहे हैं, तो ये मात्रात्मक पक्ष के अंतर्गत आ जाएगा। तो यह पूरी तरह तथ्य और संख्याओं पर आधारित होता है। ठीक है। और यदि भावात्मक पक्ष की बात करें, दोस्तों भावात्मक पक्ष का मतलब हो जाएगा कि इसमें हम किसी चीज़ को भावना, मतलब इमोशंस, वो किसी भी प्रकार के इमोशंस हो सकता है, किसी से नफरत हो, किसी से प्यार हो, आदि सारी चीज़ें, गुण हो, खुद के अंदर कोई क्वालिटी है, दूसरे के अंदर कोई क्वालिटी, मूल्य हो उसका, और दृष्टिकोण के आधार पर आंकते हैं। मतलब इसमें संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता और अनुभव की बात होती है। यह चीज़ को महसूस करने, देखने या अनुभव करने से जुड़ा होता है ना, भावात्मक पक्ष। तो ये मैंने विस्तार से समझा दिए हैं, ये आपको लघु उत्तरी में काम आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। तो व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता इसलिए है कि इसमें बच्चों की क्षमता और कमजोरियों का पता चलता है, जिससे यह उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मूल्यांकन के दो प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन के दो प्रकार रचनात्मक और योगात्मक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे परीक्षण में 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अच्छे परीक्षण में यथार्थता वैधता का क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर, अच्छे परीक्षण में यथार्थता वैधता से तात्पर्य उस सीमा से है जिसमें परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जहाँ जिस मापन के उद्देश्यों के लिए उसे तैयार किया गया है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि मान लीजिए किसी का परीक्षण करना है, मान लीजिए आप अध्यापक हैं, तो यदि किसी की कॉपी चेक करना है आपको, तो आप कितनी सत्यता से उसको जांचते हैं। मतलब भेदभाव नहीं करना है आपको, या कोई त्रुटि हो तो ऐसा नहीं कि आप लोग उसको सही कर दो। तो जिस मापन के उद्देश्य से उसे तैयार किया जाता है तो वही करना है आपको। यही अच्छे परीक्षण में यथार्थता वैधता का अभिप्राय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो प्रश्न छात्रों का ध्यान बनाए रखने और उनकी भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए उनसे जुड़ने का एक तरीका है। जैसे कि क्लास में आप मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, आप टीचर हैं, तो यदि आप कंटिन्यू लेक्चर ले रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ छात्र सोने लगे। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि टीचर लेक्चर ले रहे हैं और आप सो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, तो उसमें आपको क्या, जो आप पढ़ा रहे हैं तो उसको पूछते रहना है छात्रों को खड़ा करके। तो ऐसे क्या छात्र व्यक्ति रहते हैं। तो इसमें क्या कि अच्छे 24 नंबर क्वेश्चन, अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएं हैं कि एक अच्छा प्रश्न बिना किसी
अस्पष्टता के स्पष्ट, आसानी से समझने योग्य भाषा में तैयार किया गया होता है और अच्छा प्रश्न सोच को उत्तेजित करता है। मतलब मान लीजिए आप लेक्चर ले रहे हैं तो उसी से रिलेटेड आप प्रश्न पूछिए, और यदि आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो बिल्कुल आसान भाषा में पूछिए, स्पष्ट तरीके से, ताकि छात्रों को समझ में आ जाए। तो आप जब पूछेंगे स्टूडेंट से तो स्टूडेंट की सोच को वो उत्तेजित करता है, मतलब वो सोचता है उस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दूसरा निबंधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। तो क्रियात्मक शोध ऐसा अनुसंधान है जो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों क्रियात्मक शोध की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो क्रियात्मक शोध शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक सोच से ही संभव है। तो चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो क्रियात्मक शोध की आवश्यकता क्यों होती है। तो क्रियात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है कि शिक्षण प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का समाधान और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह जो होता है ये क्रियात्मक शोध, यह शिक्षक स्वयं करता है ताकि अपनी कक्षा या विद्यालय में तुरंत सुधार ला सके। तो मतलब इसमें क्या है कि शिक्षक को एक्टिव रहना पड़ता है और शिक्षक को यह एनालिसिस करना पड़ता है कि पढ़ाने का कौन सा तरीका छात्रों पर प्रभावी है कि छात्रों को आसानी से और आसान भाषा में समझ में आए, और यदि नहीं आ रहा तो उसको कहाँ बदलाव की ज़रूरत है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और मान लीजिए कक्षा में बच्चों को सीखने की कठिनाई होती है सीखने में उनको, तो उनको उसकी पहचान करना और उनका हल निकालना। हालांकि ये ऐसा बहुत कम ही अध्यापक करते हैं। और क्या है कि क्लास में नए नए तरीकों को और नवाचारों को खोज के उनको अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां, क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा इसका दोस्तों, क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण साक्षात्कार विधि तथा अवलोकन विधि। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया इसके बारे में सरल भाषा में, तो आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए कि मैं क्या बता रहा हूँ या मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोग प्रश्नों पे तो फोकस करिए, लेकिन मैं जो भी बता रहा हूँ, मैं लिख तो नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है। तो क्रियात्मक शोध में परिकल्पना से तात्पर्य उन क्रिया विधियों से जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में नवाचारों से क्या अभिप्राय है। तो शिक्षा में नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व में स्थित विधियों में नवीनता का संचार करे। तो चलिए मैं इसको आसान भाषा में समझा दे रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है। तो जो ये परिभाषा लिखी है तो ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, और मैं इसको आसान भाषा में बिल्कुल आसानी से समझा दे रहा हूँ कि शिक्षा में नवाचार का अर्थ क्या है। तो इसमें क्या होता है, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में नए विचार, तरीके, तकनीक या साधनों का प्रयोग करना ताकि शिक्षा को अधिक रोचक, प्रभावी और उपयोगी बनाया जा सके। मतलब जब शिक्षक पुरानी पद्धतियों की जगह, मतलब जो पीछे चली आ रही हैं पुरानी पद्धति पढ़ाने की, तो उसमें कुछ नया ट्राई करता है, एक क्रिएटिव तरीका अपनाता है, तो इससे क्या होता है, विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता और रुचि दोनों बढ़ जाती हैं, है ना। तो इससे शिक्षा में नवाचार के अभिप्राय कहा जाता है। तो आप ये कैसे करेंगे,
शिक्षा में, एजुकेशन में। इसमें आपको क्या करना रहता है, इसमें मान लीजिए स्मार्ट क्लासों का उपयोग करना, ठीक है, और ऑडियो वीडियो सामग्री से पढ़ाना, या प्रोजेक्ट आधारित या मोबाइल ऐप या ऑनलाइन प्लेटफार्म का प्रयोग करना, या मान लीजिए आप कोई भी खेल में पढ़ा रहे हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय, ठीक। तो 31वां नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यांकन जो होता है वो शैक्षिक, मैंने अभी आसानी से समझाया, आसान भाषा में, बिल्कुल आसानी से। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप लोग, है ना। तो मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन केवल शैक्षिक प्रक्रिया का ही नहीं, जीवन की प्रत्येक प्रक्रिया है। और मूल्यांकन की अवधारणा को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक मूल्यांकन की परंपरागत अवधारणा और एक मूल्यांकन की आधुनिक अवधारणा। 32 नंबर क्वेश्चन, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। तो मूल्यांकन के उद्देश्य हैं ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी। तो विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम से उद्देश्यों की प्राप्ति, उससे उनका विकास आदि की जानकारी का पता लगाता है, ठीक। और अधिगम की प्रेरणा, अधिगम मतलब लर्निंग, सीखने की। तो मापन तथा मूल्यांकन द्वारा अधिगम को प्रेरित किया जाता है, ठीक। और तीसरा हो जाएगा निदान। तो मापन एवं मूल्यांकन का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों की कमजोर छात्रों की पहचान करके उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करना होता है। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे, और मैं इसको और आसानी से सरल भाषा में समझा दे रहा हूँ। तो दोस्तों जो ये परिभाषा दी हुई है इसमें, मूल्यांकन के उद्देश्य जो ये सारी दी हुई है ना, तो ये लोग आप याद कर सकते हो। बाकी मुझे पता है ये थोड़ा हार्ड भाषा रहती है, कठिन, तो इसको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो टीचर सरल और आसानी भाषा में समझाता है वही याद रहता है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। तो शिक्षा में दोस्तों मूल्यांकन का मतलब होता है कि विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल और व्यवहार और प्रगति को मापना, और यह जानना कि उसने जो निर्धारित लक्ष्य थे उनको कितनी हद तक प्राप्त किया है ना। तो ये उद्देश्य होते हैं। और इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी की प्रगति जानना, मतलब यह पता लगाना कि विद्यार्थी ने कितना सीखा और उसको कहाँ कठिनाई हुई। और शिक्षण की प्रभावशीलता मापना, यानी कि शिक्षक की पद्धति कितनी सफल रही और इसका आकलन करना। और क्या है कि दोस्तों सुधार के जो होते हैं टीचर को, तो सुधार करना क्लास में, कि मतलब कमज़ोर छात्रों की पहचान करके उनको आसानी से समझाना। और दोस्तों सीखने के स्तर का निर्धारण, तो विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल का स्तर तय करना। तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से आसान भाषा में लिख सकते हैं कि सीखने की स्थिति जानना, शिक्षा को बेहतर बनाना और विद्यार्थियों की सर्वांगीण विकास के लिए सही दिशा तय करना। तो आप लोग इसमें कुछ इसकी भाषा लेकर और कुछ खुद से सोचकर, और जो मैं बता रहा हूँ उसको आसानी से समझकर आप लोग बहुत बेहतर तरीके से पेपर लिख सकते हो, जिसमें आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए मूल्यांकन के उद्देश्य 3 ये हैं और 2 ये हैं। पाठ्यक्रम में सुधार, तो मापन एवं मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम की उपयोगिता की जांच करके उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में सुधार करना। जैसा मैंने आसान भाषा में समझा दिया आपको, वही इसमें दिया हुआ है। तो निर्देशन, मापन तथा मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय, शिक्षा इत्यादि के लिए निर्देशन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन,
तो 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मापन और मूल्यांकन, इसमें अंतर क्या है? तो मीजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। तो मापन जो होता है दोस्तों, तो मापन का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है और मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है। और मापन का कार्य साक्ष्यों का एकत्रीकरण है और मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना है, कंक्लूजन लास्ट में, यानी कि रिजल्ट। और मापन शिक्षा का एक अभिन्न अंग नहीं हो सकता है और मूल्यांकन जो है शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। और मापन किसी भी समय किया जा सकता है ना, कि मतलब किसी भी समय, किसी भी वक्त, चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो। अलग मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। तो मतलब मापन किसी भी समय किया जा सकता है और मूल्यांकन जो होता है वो मापन के बाद ही किया जा सकता है। मूल्यांकन को हर समय नहीं कर सकते हैं। और मापन में अधिक धन एवं श्रम की आवश्यकता नहीं होती है और मूल्यांकन के लिए अधिक धन एवं श्रम की आवश्यकता होती है। तो मूल्यांकन में अधिक धन और श्रम की आवश्यकता क्यों होती है? मान लीजिए आपको पढ़ना है, साल भर पढ़ना है आपको, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, और मान लीजिए आपको पेपर देने हैं DL थर्ड सेमेस्टर के, तो आप पहले मेहनत करेंगे 5-6 महीने, इसके बाद देखने पेपर देने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों देखो, मैंने अभी पिछले बताया था मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं। तो मूल्यांकन के 3 पक्ष हैं ब्लूम के अनुसार, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा संज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने हेतु ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को जटिलता के क्रम के आधार पर विकसित किया गया है। और उसमें 4 दिया हुआ था ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में, अभी मैंने कराया था। तो ये तो उसमें 3 दिया हो, आंसर 3 अगर दिया हो तो आप लोग 3 ही लगाइएगा ऑब्जेक्टिव में, 4 मत लगाइएगा। यदि 4 दिया हो तो 4 लगा दीजिएगा, अगर 3 नहीं दिया हो वरना 3 ही लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण क्रमबद्ध ब्लूम तथा मासिया ने 1964 में किया था। इसमें वे सभी शैक्षिक उद्देश्य निहित होते हैं जिनका संबंध बालक की रुचि, अभिरुचि तथा संवेगों से है। और कौशलात्मक पक्ष, तो कौशलात्मक पक्ष क्या है कि सिम्पसन एवं क्यूलट ने इस पक्ष को वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया है। मनोक्रियात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत वे समस्त शैक्षिक उद्देश्य निहित होते हैं जिनका संबंध बालक के क्रियात्मक कौशलों से होता है, यानी कि विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग, मानचित्र, आर्ट। यदि ये आप ना समझ में आए तो आप लोग क्लास को पीछे जाके देख सकते हैं, मैंने आसानी से समझाया है तीनों को। 35 नंबर क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या आशय है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन है जो अध्ययन के साथ साथ चलता है, तथा व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थी के सभी पक्षों, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक को शामिल किया जाता है। तो चलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को हम आपको आसानी से समझा देते हैं, आसान भाषा में। दोस्तों मैं आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन को आसानी से सरल भाषा में समझा दे रहा हूँ, वो भी आप लोग लिख सकते हो। तो सतत मूल्यांकन का मतलब है दोस्तों विद्यार्थी के सीखने की प्रगति का लगातार और नियमित अंतराल पर आकलन करना। इसमें साल भर पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे टेस्ट, मौखिक प्रश्न, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट आदि के जरिए मूल्यांकन किया जाता है या करते रहना चाहिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि हर महीने या अध्याय के बाद टेस्ट लीजिए आप, या क्लास में मौखिक सवाल जवाब के जरिए आकलन कर सकते हैं, होमवर्क और प्रोजेक्ट का मूल्यांकन आदि। इसी तरह आप लोग इसको सरल भाषा में लिख सकते हैं।
और व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन का मतलब होगा दोस्तों, व्यापक मूल्यांकन यानी कि विद्यार्थी के संपूर्ण विकास का आकलन करना, ना कि केवल किताबों के ज्ञान का। इसमें मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी पहलुओं का मूल्यांकन होता है। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ खेल, कला, व्यवहार, नैतिक मूल्य, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी छात्र के अंक खेल में प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागीदारी, टीम वर्क और व्यवहार सबको मिलाकर रिपोर्ट तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम परीक्षण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो उत्तम परीक्षण यानी कि उपकरण यदि सार्थक और प्रमाणिक तथा उस पर देश, काल, परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे उत्तम परीक्षण कहा जाता है। और उत्तम परीक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली वैधता, दूसरी विश्वसनीयता, और तीसरा व्यवहारिकता, और चौथा निश्चित उद्देश्य, पांचवा सरलता, छठवां वस्तुनिष्ठता, सातवां व्यापकता, आठवां रोचकता। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। हाँ चलिए, 37 नंबर क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं। उपचारात्मक शिक्षण, तो उपचारात्मक शिक्षण का आशय है एक विशेष शिक्षण दृष्टिकोण से जो छात्रों को उनकी सीखने की बाधाओं को दूर करने, समझ में अंतराल को पाटने और उनकी पूर्ण शैक्षणिकता क्षमता तथा पहुंचने में सहायता करने के लिए बनाया जाता है। तो इसको मैं आपको आसान भाषा में समझा दे रहा हूँ। तो साथियों, जो मैं बता रहा हूँ वो भी आप लोग लिख सकते हो उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। तो उपचारात्मक शिक्षण का मतलब है कि ऐसा विशेष शिक्षण जो कमज़ोर विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाई को दूर करने के लिए किया जाता है। मतलब इसका उद्देश्य है कि जो छात्र किसी विषय या टॉपिक में पीछे रह गए हैं, उनको कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्हें अतिरिक्त मदद और अभ्यास कराकर बाकी छात्रों के स्तर तक लाना होता है। ये होता है उपचारात्मक शिक्षण। और इसके जो उद्देश्य, मतलब किस तरह से आप छात्रों को करेंगे, आप स्तर तक लाएंगे, तो इसमें जिन बिंदुओं में छात्र पिछड़ गए हैं वह उनकी मदद करना, या कमज़ोर छात्र को प्रोत्साहन देकर पढ़ाई में रुचि बढ़ाना, बार बार हो रही गलतियों को पहचान कर दूर करना, या छात्र की ज़रूरतों के हिसाब से पढ़ाना। और इसमें कमज़ोर छात्रों के लिए क्या करना होगा आपको, इसमें कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त समय देना या प्रयास करना, और उनको आसान भाषा में छोटे छोटे चरणों में पढ़ाना, उनको अधिक उदाहरण देना, अधिक क्वेश्चन देना और अभ्यास कराना। ये सारी चीज़ें होती हैं उपचारात्मक शिक्षण में। इन्हीं से आप अपनी लैंग्वेज में आसानी से लिख सकते हैं पेपर में, जो कि अच्छे नंबर लाने का कार्य करेंगे। चलिए, क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसका महत्व बताइए। तो क्रियात्मक शोध एक ऐसा अनुसंधान है जिसका संचालन उन लोगों द्वारा हो जो अध्ययन की ओर जाने वाली समस्याओं में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हों, न कि अनुसंधानकर्ताओं व विशेषताओं द्वारा। तो दोस्तों, इसमें कितनी हार्ड लैंग्वेज लिखी हुई है ना। तो ये बहुत ही मुश्किल से याद होती है, तो इसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। तो क्रियात्मक शोध का महत्व, तो क्रियात्मक शोध के महत्व निम्नलिखित हैं। पहला, क्रियात्मक शोध किसी समस्या का तत्काल या त्वरित समाधान होता है, या क्रियात्मक अनुसंधान की विषय वस्तु दैनिक या व्यवहारिक जीवन से संबंधित होती है। और तीसरा, यह विद्यालयी जीवन की दैनिक व वास्तविक समस्याओं का एक समाधान है। और चौथा, क्रियात्मक अनुसंधान केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो
उस समस्या से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। क्रियात्मक शोध को चलिए समझा ही देता हूँ आपको। तो चलिए क्रियात्मक शोध के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, क्रियात्मक शोध वह शोध है जो शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं करता है। मैं पिछले बता चुका हूँ अभी क्वेश्चंस में। तो इसका उद्देश्य किसी समस्या को तुरंत और व्यवहारिक समाधान निकालना होता है ताकि शिक्षण प्रक्रिया में सुधार हो सके। ये पूछा जाए कि क्रियात्मक शोध के उद्देश्य लिखिए, जैसे कि इसमें चरणों का उल्लेख करना है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्रियात्मक शोध के मुख्य उद्देश्य लिखिए, उल्लेख कीजिए, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, और दूसरा कक्षा में आने वाली समस्याओं का समाधान करना, और तीसरा नए और प्रभावी तरीकों का उपयोग करना, ठीक, और चौथा विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करना, ठीक। और नेक्स्ट प्रश्न बन सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि क्रियात्मक शोध की विशेषताएं लिखिए। तो क्रियात्मक शोध की विशेषताएं आपको लिखनी है। पहली व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल, इसमें वास्तविक परिस्थितियों में किया जाता है। और दूसरा स्थानीय यानी लोकल, तो ये क्या करता है, एक शिक्षक अपने विद्यालय या कक्षा में करता है या करवाता है, ठीक। और तीसरा छोटे पैमाने पर, मतलब सीमित छात्रों और क्लास में जो भी छात्र हैं ये उसमें किया जाता है। और इसमें क्या कि समाधान तुरंत, जो भी क्वेरी है स्टूडेंट की उसको तुरंत हल किया जाए। और प्रक्रिया यदि लिखा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि क्रियात्मक शोध की प्रक्रियाओं के बारे में उल्लेख कीजिए, तो इसमें आप प्रक्रिया लिख सकते हैं कि पहली समस्या की पहचान, समस्या का विश्लेषण, और तीसरा समाधान की योजना बनाना, चौथा योजना क्रियान्वयन, और पांचवा परिणाम का मूल्यांकन, और छठवां निष्कर्ष और सुधार, मतलब क्या कंक्लूजन होगा लास्ट में निकल सकता है। तो ये आप लिख सकते हैं आप आसानी से, आसान भाषा में, है ना। तो चलिए समझ लेते हैं कि क्रियात्मक शोध के चरणों का उल्लेख कीजिए। तो क्रियात्मक शोध के चरण निम्नलिखित हैं। समस्या का विधान, यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में। तो इस चरण में यह देखा जाता है कि कौन सी समस्या है जिसका पहले अध्ययन किया जाना आवश्यक है, और उसके बाद समस्या को निश्चित किया जाना चाहिए। दूसरा, कार्य के लिए प्रस्ताव पर विचार विमर्श, यानी कि किसी एक कार्य को करने के लिए अलग अलग तरह के विचार दिए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता क्यों है? तो चलिए समझते हैं। नवाचार किसी उत्पाद, प्रक्रिया या बहुत बड़ा परिवर्तन लाने से है, ठीक, तथा नवाचार के द्वारा ही छात्रों में सकारात्मक विकास के साथ नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों का विकास संभव है। नवाचार के अंतर्गत कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाया जाता है, यानी कि नई विधि, नई तकनीक आदि, अतः नवाचार का विकास तभी संभव है जब शिक्षक नवाचार के द्वारा नवीन शिक्षण विधियों एवं पढ़ाने में नवीन तरीकों को प्रयोग में लाए, जिससे छात्रों को उन कौशलों से अवगत कराकर उनकी प्रतिभा में निखार ला सकें। तो चलिए, ये तो हो गई किताब की परिभाषा, बुक की। अब मैं अपनी भाषा में या आपकी भाषा में, स्थानीय भाषा में समझा रहा हूँ।